आज हम सभी, जो मैंने अभी आपको बताया कि आज हम सभी हिंदी विषय में व्याकरण जो उसका उपविषय है उसमें हम सभी पढ़ेंगे विकारी परसेबल्स, इसको इंग्लिश में कहा जाता है विकारी शब्द। सबसे पहले इसको ध्यान में रखना होगा कि शब्द के रूपांतरण से ही इसके दो भेद हैं, विकारी और दूसरा है अविकारी। अविकारी। विकारी शब्द कहते किसको है? कहते हैं कि जिन कोई भी शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक का कोई की जगह आप लिखेंगे का प्रभाव पड़ता हो, उसे विकारी शब्द कहते हैं। उसे विकारी शब्द कहते हैं। इसको फिर से समझिए। वाक्य में जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक का प्रभाव पड़ता हो, सीधे तौर पर पड़ता हो, उसे हम विकारी शब्द कहते हैं। उसको ऐसे समझा जाए कि दैट मीन्स कोई तरह का चेंजेस नहीं होता है, ऐसे शब्द वो विकारी कहलाते हैं। जैसे अच्छा, इस शब्द को आप देखिए, ये अच्छा एक शब्द है। इसका जब हम बहुवचन बनाते हैं तो यह अच्छा का जगह अच्छे हो सकता है। कपड़ा, इसको हम लोग बहुवचन में ले जाएं तो यह कपड़े हो सकता है। इसके साथ साथ यानी जो वाक्य में जैसे अच्छा है तो राम अच्छा है या लड़का अच्छा है, इसको ऐसे दे सकते हैं वाक्य में, लड़का अच्छा है। या एक वचन में वाक्य हो गया, लड़का एक वचन में है, अच्छा या भी एक वचन को बोध कर रहा है, ये ऐसा शब्द है। लेकिन जब हम इसको बहुवचन में बनाने का प्रयास करते हैं, बहुवचन में, तो होता क्या है कि लड़का का लड़के, लड़का का क्या हो गया? लड़के, और अच्छा का हो गया अच्छे, अच्छे हैं। यही लड़का अच्छा है पर अनुस्वार नहीं हुआ, एक वचन है। लड़के बहुवचन को बोध कर रहे हैं, अनेकों अनेक लड़के हैं। अच्छे, अच्छा का हो गया अच्छे, और है का हो गया हैं। यह बहुवचन पर आ गया। यानी यह जो अच्छा है यह बहुवचन में परिवर्तित हो गया। कहने का तात्पर्य हुआ कि वाक्य में ऐसे कई शब्द होते हैं जो लिंग के आधार पर, वचन के आधार पर और पुरुष के यानी कारक के आधार पर वो बदलते हैं। जो बदल जाए ऐसे शब्द व्याकरण के दृष्टि से विकारी शब्द कहलाते हैं। इसके चार भेद होते हैं। विकारी जो हैं इसके चार भेद हैं। संज्ञा, पहला है संज्ञा, दूसरा है सर्वनाम, तीसरा है विशेषण। ध्यान दीजिएगा, हम लोग सभी बोलते हैं विशेषण, इसमें यहाँ ये न प्रयुक्त नहीं हुआ है, मूर्धन्य न इसमें प्रयुक्त हुआ है, इसलिए इसका जब हम उच्चारण करें तो इस पर सावधानी रखें। विशेषण, यह ध्यान रखेंगे।
इसके बाद चौथा है इसका क्रिया। इस प्रकार से हम इसको समझें कि विकारी शब्द जिन शब्दों के रूप में लिंग वचन कारक का प्रभाव पड़ता हो उसे विकारी शब्द कहते हैं। फ्लेक्सिबल ये शब्द इसको अंग्रेजी में कहते हैं, और उसके उदाहरण मैंने आपको बताए। और इसके विकारी के 4 भेद होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। दूसरे तरफ इसके भेदों की भी हम व्याख्या करेंगे आगे के दिनों में। अब इसके आगे दूसरा है, वह है अविकारी। अविकारी इसको हम लोग बोलते हैं जिसका अ जोड़ विकारी, जिसको हम लोग अवयय भी बोलते हैं, अवयय। और इसको अंग्रेजी में भी कहा जाता है इनफ्लेक्सिबल। इनफ्लेक्सिबल इसको हम लोग कहते हैं इनफ्लेक्सिबल। दूसरी तरफ अविकारी को ही अवयय कहा जाता है। अवयय शब्द को अगर हम तोड़ेंगे तो होगा अ जोड़ व्यय, अ जोड़ व्यय। इसका अर्थ हुआ जिसका कोई व्यय न हो, जिसका कोई व्यय ना हो, अर्थात जो बदलता नहीं हो। व्यय का मतलब कि वो खर्च होना नहीं, एक तरह से, यानी जो बदलता नहीं हो वह है अव्यय। इसी को ही हम अविकारी कहते हैं, अंग्रेजी में से हम इनफ्लेक्सिबल भी कहते हैं। ये ऐसे वर्ड्स होते हैं, शब्द होते हैं जो वाक्य में किसी भी प्रकार से बदलते नहीं हैं। जैसे हम इसको इस प्रकार से इसको परिभाषित करेंगे कि जिन शब्द जो शब्द वाक्य में लिंग वचन कारक के प्रभाव, फिर से इसे ध्यान देंगे कि अव्यय क्या है, इनफ्लेक्सिबल वर्ड्स है कि जो शब्द वाक्य में लिंग वचन कारक के प्रभाव से नहीं बदलते हैं उसे अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। ध्यान में दीजिएगा कि विकारी शब्द जो होते हैं वो ऐसे शब्द होते हैं जो लिंग वचन और कारक के प्रभाव से वो बदल जाते हैं। अच्छा का अच्छे हो गया, कपड़ा का कपड़े हो गया, लड़का का लड़के हो गया, घोड़ा का घोड़े हो गया, यानी ये बदलते हैं। लेकिन कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं जिन पर लिंग वचन अथवा कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जो शब्द वाक्य में लिंग वचन कारक के प्रभाव से नहीं बदलते हैं उसे हम अव्यय कहते हैं। तो वाक्य में ऐसे कौन से शब्द हैं, तो आप उसको नोटिस करेंगे, ध्यान देंगे वो शब्द कौन कौन से होते हैं। जैसे जैसे क्या क्या हो सकता है, इधर, उधर, यहां, वहां, जहां, धीरे धीरे,
आगे पीछे, इसलिए, चूंकि, अर्थात, ऊपर, नीचे। इसको ध्यान देंगे, ये कौन कौन से शब्द होते हैं? जब, तब, इसलिए, और क्या होंगे? ठीक, अरे। यानी ये ऐसे शब्द हैं जिस पर लिंग, वचन और कारक का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता हो। तथा, अवश्य, इत्यादि। अब मैं इसको आपको समझाता हूं कैसे। जैसे आप बड़े ही नॉर्मली ढंग से आप इसको सोच करके देखिए। इधर ये एक वचन में अगर है तो आप इसका बहुवचन में बना करके देखिए, बड़ा ही आपको भी आप टपा सा लगेगा, अजीब सा लगेगा। इधर का क्या इधरे होगा? हम लोग ग्रामीण क्षेत्रों में कई ऐसे लोग होते हैं जो भाषा को बिल्कुल तोड़ मरोड़ करके बोलते हैं कि इधरे आओ, उधरे जाओ, लेकिन व्याकरण में, हिंदी में ऐसे शब्द नहीं होते हैं। इधर है तो इधर है, इसका इधरे, उधरों बहुवचन नहीं होगा, उधर, उधरे नहीं होगा। यहाँ है तो यह यहाँ ही रहेगा, यह बदलेगा नहीं। यहाँ है तो यहीं, यह बहुवचन नहीं होगा। जहां, जहीं, यह बहुवचन नहीं होगा। धीरे धीरे, इसका बहुवचन धीरो धीरो नहीं हो सकता। आगे, आगे एक, अगर एक वचन में है तो यह बहुवचन में आगौ नहीं हो सकता। पीछे, पीछौ नहीं हो सकता। चूंकि, अर्थात, जो हिंदी में हम लोग बराबर प्रयोग करते हैं, तो अर्थात या बहुवचन में इसको नहीं बदला जा सकता कि अर्थार्थौ, यह भी नहीं हो सकता। तथा, तथा का तथे भी नहीं हो सकता। जैसे लड़का है तो लड़के हो गया, लेकिन तथा है तो तथे नहीं होगा। अवश्य है, अवश्य है तो अवश्य नहीं होगा। इसलिए है, इसलिए का इसलिए नहीं होगा। यानी कुल मिलाकर के ये ऐसे शब्द हैं जो लिंग, वचन और कारक के प्रभाव के कारण ये नहीं बदलते हैं, ये जस के तस रहते हैं। जैसे राम धीरे धीरे जाता है, तो ये एक वचन में यह वाक्य हो गया कि राम धीरे धीरे जाता है। या इसको हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि इसको हम लोग लिख सकते हैं लड़का, लड़का धीरे धीरे जाता है। तो यहां लड़का एक वचन है, जाता है या क्रिया है जो कि एक वचन को दर्शा रही है। इसको हम लोग, लड़का है तो लड़के हो जाएगा, जाता है तो जाते हो जाएगा, है तो हैं, अनुस्वार लग करके। लेकिन यह जो शब्द है धीरे धीरे, यह बिल्कुल भी नहीं बदलेगा। यह वचन के आधार पर बदल भी जाएगा, काल के आधार पर बदल भी जाएगा, लेकिन यह बिल्कुल नहीं बदलेगा। अर्थात वाक्य में आने व प्रयुक्त होने वाले ऐसे शब्द जिसका लिंग, वचन, कारक के प्रभाव से उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो नहीं बदलते, वो इनफ्लेक्सिबल वर्ड्स कहलाते हैं, अर्थात अव्यय, अविकारी शब्द कहे जाते हैं। बात ध्यान में आ गई? बिल्कुल, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, इसको ध्यान से आप रखेंगे ये सारे वर्ड्स को। साथ ही साथ अव्यय के 4 भेद होते हैं। जब तक मैं आपको समझा रहा हूं आप इसको नोट्स भी कर सकते हैं। अव्यय के 4 भेद होते हैं। पहला है क्रिया विशेषण, दूसरा है संबंध बोधक, और तीसरा है समुच्चय बोधक, और चौथा है विस्मयादि बोधक। ये सभी जो हैं चारों के चारों, यह अव्यय के 4 भेद कहे जाते हैं। इसको मैं लिख देता हूं।
अविकारी भेद। पहला क्या हो गया? क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण। दूसरा हो गया संबंध बोधक, संबंध बोधक। तीसरा हो गया समुच्चय बोधक। और चौथा हो गया, पहला हो गया क्रिया विशेषण, दूसरा हो गया संबंध बोधक और तीसरा हो गया समुच्चय बोधक। और इसका चौथा हो गया विस्मयादि, विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक। अब इसके विषय में पहले जान ले। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक चिन्ह। कहते हैं कि इसके विषय में कि जिन वाक्य में जिन शब्दों के द्वारा क्रिया की विशेषता बतलाई जाए, वह क्रिया विशेषण कहलाता है। इसको ध्यान में रखेंगे कि क्रिया विशेषण क्या हो गया कि वाक्य में ऐसे शब्द जो क्रिया की विशेषता को बतलाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण। जैसे राम धीरे धीरे टहलता है। धीरे धीरे एक अव्यय है। राम जो है उसकी क्रिया क्या है? टहलना। टहलना उसकी क्रिया है। तो भाई समझिए इसको बहुत ध्यान से। राम जो है वो टहल रहा है, लेकिन ये टहलना जो क्रिया है उसकी, वो कैसे टहल रहा है? उछलकर, कूदकर, उठकर, बैठकर, कैसे? धीरे धीरे। यही उसकी विशेषता है। ये क्रिया है और क्रिया की विशेषता है धीरे धीरे। राम धीरे धीरे टहलता है। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, राम टहलता है। राम जो है वो टहल रहा है। भाई कैसे टहल रहा है ये तो पता नहीं, लेकिन जब उसमें जैसे अव्यय शब्द डाल देते हैं कि वह राम धीरे धीरे टहलता है, राम आगे टहलता है, राम पीछे टहलता है। भाई राम कहाँ टहल रहा है? तो बगीचे के पीछे टहल रहा है। तो पीछे जो है यह उस क्रिया की विशेषता को बतला रहा है। बता में यानी ऐसे शब्द जो क्रिया की विशेषता को बतलाते हैं। जैसे और है श्याम। श्याम जो है वहां घूमता है, या चले टहलना घूमना एक जैसा होगा। राम वहां गाता है। राम गाना, गाना एक क्रिया हुआ, लेकिन वह क्रिया उस क्रिया की विशेषता है, क्वालिटी हो गई। क्या हो गई भाई? क्या उसकी विशेषता हो गई? तो राम गा रहा है, लेकिन कहां? तो भाई वहां कोई एक प्लेस होगा, उसकी एक इंपॉर्टेंस बता दिया गया कि भाई श्याम जो है वो गाता है कहां? भाई वहां।
वहां यह अविकारी शब्द है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्रिया विशेषण, इसका अर्थ हो गया कि भाई जिसमें वाक्य में वैसे शब्द जो क्रिया की विशेषता बतलाते हैं उसे क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। यानी वैसे शब्द जैसे आपको धीरे धीरे आएगा वह यह क्रिया की विशेषता को बतलाते हैं। इसके बाद हम सभी दूसरा भेद पढ़ेंगे। दूसरा है संबंध, संबंध बोधक। ये क्या हो गया? संबंध बोधक अव्यय। यानी वाक्य में, इसको हम लिख सकते हैं, वाक्य में संज्ञा, सर्वनाम, वाक्य में जो भी है संज्ञा अथवा सर्वनाम के साथ आकर, ध्यान से लीजिए, इस वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के साथ आकर ऐसे शब्द दूसरे शब्द, फिर से देखिए संबंध बोधक क्या है? वाक्य में संज्ञा सर्वनाम के साथ आकर दूसरे शब्द के साथ जो संबंध बतावे, उसे हम क्या कहते हैं? संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? संबंध बोधक वाक्य यानी अव्यय, संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे वृक्ष के ऊपर पक्षी बैठे हैं। वृक्ष, पक्षी, बैठना, उठना बैठना क्रिया, ऊपर यानी वृक्ष है एक, पक्षी हो गया दो, ये दो हो गए। इन दोनों के बीच जो संबंध जोड़ने वाला जो अव्यय हुआ, इन दो शब्दों को के बीच जो संबंध स्थापित करवा रहा है, ऐसा अविकारी शब्द जो लिंग वचन कारक के आधार पर भी ना बदलता हो, ऐसे शब्द क्या कहलाएंगे? वो संबंध स्थापित करवा रहा है, वो क्या है? वह है, यह संज्ञा हो गया, तो यह जो है वो क्या कर रहा है? संबंध बता रहा है ऊपर। ठीक है। दूसरा मकान, इसको आप ध्यान में रखें। मकान पीछे की गली में है, यानी यह जो मकान है, यह एक हो गया, गली यह दूसरा हो गया, मकान एक, गली दो। इन दोनों के बीच जो संबंध बना रहा है, इन दोनों को जोड़ने वाला वह है पीछे। पीछे जो अव्यय शब्द हुआ, इन दोनों के बीच क्या कर रहा है? संबंध को स्थापित करवा रहा है। इसीलिए यह जो अव्यय हुआ वह संबंध बोधक अव्यय कहलाया, जो संज्ञा अथवा सर्वनाम के साथ आकर, संज्ञा अथवा सर्वनाम के साथ आकर जो दूसरा शब्द होगा वह उनके बीच संबंध को स्थापित करता है, उसे संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। बात ध्यान में आ गई सबको? आज मैंने अव्यय के दो भेदों के विषय में भी आपको जानकारी दी। शेष अव्यय के विषय में जो उसके भेद हैं उसकी जानकारी मैं आपको अगले दिन दूंगा। आज हो गया क्रिया विशेषण और दूसरा हो गया संबंध बोधक के विषय में। विकारी शब्द के रूपांतरण के आधार पर
इसके भेद हैं विकारी शब्द, अविकारी शब्द, विकारी शब्द और दूसरा अव्यय यानी जिसको अविकारी कहते हैं फ्लेक्सिबल, उसकी परिभाषा मैंने बताया, उसके दो भेद मैंने आपको बताए और दो भेद को मैं अगले शेष कक्षा में बताऊंगा। इसे आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में नोट करेंगे। धन्यवाद।